नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज आप सबके लिए हम कुछ एग्रोनॉमी से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सबके लिए लेकर आए हैं। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सर कांता जो हमारा ऑब्जेक्टिव एग्रोनॉमी की जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उन सभी बुकों से हमने आप सबके ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो एग्रीकल्चर के जितने भी स्टूडेंट आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या एग्रीकल्चर से संबंधित अगर आप कोई भी पेपर देना चाहते हैं, तो उन सभी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिलता रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज़ द हाईएस्ट कल्टिवेटेड एरिया इन द वर्ल्ड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मतलब निम्न में से कौन सी क्रॉप यानी फसल है द हाईएस्ट कल्टीवेटेड, सबसे अधिक हाईएस्ट मतलब सबसे अधिक कल्टीवेटर में जो खेती की जाती है, एरिया मतलब क्षेत्रफल में इन द वर्ल्ड, यानी निम्न में से कौन सी क्रॉप या फसल है जिसमें विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल में जिसकी खेती की जाती है। तो इसमें कहने का मतलब यही है कि निम्न में से कौन सी क्रॉप या फसल है जिसका विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल में खेती की जाती है। तो पहला ऑप्शन दिया राइस यानी धान, दूसरा ऑप्शन दिया व्हीट गेहूं, तीसरा ऑप्शन दिया बार्ले और चौथा ऑप्शन दिया बाजरा। यानी बार्ले मतलब क्या हो जाएगा, जौ, और बाजरा तो आप सबको ये पता होगा बाजरा। कि निम्न में से कौन सी ऐसी क्रॉप या फसल है जिसका विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल में खेती की जाती है। तो इसमें पहले का हमारा जो ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन कौन से गेहूं हो जाएगा, क्या हो जाएगा गेहूं, यानी जिसे बोला जाता है व्हीट। तो व्हीट या गेहूं एक ऐसी फसल है जिसका विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल में खेती की जाती है। अगर पूछ लेता है कि विश्व में सबसे अधिक किस हमारी कौन सी क्रॉप या फसल है जिसमें सबसे अधिक क्षेत्रफल में खेती की जाती है, तो ये हमारा हो जाएगा व्हीट यानी गेहूं हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहले का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइस इज ओरिजिनेटेड इन, राइस इज ओरिजिनेटेड इन यानी धान का उत्पत्ति स्थान पूछ रहा हूँ। ओरिजिनेटेड मतलब उत्पत्ति स्थान, या पूछ सकता है राइस इज नेटिव प्लेस, या धान का मूल स्थान भी पूछा जा सकता है। क्या धान का मूल स्थान या धान का उत्पत्ति स्थान। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया साउथ वेस्ट एशिया, क्या दिया साउथ वेस्ट एशिया, दूसरा ऑप्शन दिया यूरोप, तीसरा ऑप्शन दिया साउथ अमेरिका, तीसरा ऑप्शन दिया साउथ अमेरिका और चौथा ऑप्शन दिया इंडिया या इंडो बर्मा। तो धान का उत्पत्ति स्थान जो माना जाता है वो इंडिया या इंडो बर्मा माना जाता है। क्या माना जाता है, इंडिया या इंडो बर्मा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर दूसरे का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि धान का उत्पत्ति स्थान क्या माना जाता है, धान का उत्पत्ति स्थान इंडिया या इंडो बर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया इन राइस कल्टिवेशन इन द वर्ल्ड व्हिच इज अबाउट, यानी इंडिया इज द लार्जेस्ट एरिया, भारत जो सबसे अधिक क्षेत्रफल में इन राइस कल्टिवेशन मतलब धान की खेती करता इन द वर्ल्ड मतलब विश्व में, व्हिच अबाउट जो लगभग, यानी भारत जो है विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल में धान की खेती करता है। तो अगर पूछ लेता है कि विश्व में सबसे अधिक राइस मतलब हाईएस्ट एरिया राइस कल्टिवेशन, विश्व में सबसे अधिक धान के क्षेत्रफल में खेती किस देश में की जाती है, सबसे अधिक क्षेत्रफल में धान की खेती, तो भारत में की जाती है। किस में की जाती है, भारत। अब लगभग कितना की जाती, कितने हेक्टेयर भूमि पर की जाती है। तो पहला ऑप्शन दिया 26 मिलियन हेक्टेयर, दूसरा ऑप्शन दिया 36 मिलियन हेक्टेयर, तीसरा ऑप्शन दिया 45 मिलियन हेक्टेयर और चौथा ऑप्शन दिया 50 मिलियन हेक्टेयर। तो विश्व में सबसे अधिक जो धान की खेती, सबसे अधिक क्षेत्रफल में धान की खेती की जाती है भारत में, अब कितना लगभग की जाती है, तो लगभग 44 से 45 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44 से 45 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का हमारा तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 4, प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इज हाईएस्ट इन। अब प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है, उत्पादकता। क्या होता है, उत्पादकता। अब उत्पादकता क्या होता है, प्रति हेक्टेयर जो हमारा उपज प्राप्त होता है, यानी एक हेक्टेयर में जितना भी हमारा उपज प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता बोला जाता है। अब हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस मतलब धान का सबसे अधिक उत्पादकता किस राज्य में है। तो पहला ऑप्शन दिया हरियाणा, दूसरा ऑप्शन दिया पंजाब, तीसरा ऑप्शन दिया वेस्ट बंगाल और चौथा ऑप्शन हमारा दिया उत्तर
प्रदेश। तो सबसे अधिक अगर देखा जाए धान की उत्पादकता अगर उत्पादन पूछ लेगा तो हमारा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हमारा तीसरा ऑप्शन। लेकिन तो अगर उत्पादकता पूछेगा तो ये हमारा पंजाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंजाब। यानी प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक जो धान की उपज होता है या प्रोडक्शन होता है वो हमारे कहाँ पर होता है? पंजाब राज्य में होता है। लेकिन तो सबसे अधिक धान का प्रोडक्शन अगर पूछ लेता है इंडिया में कहाँ पर होता है तो वेस्ट बंगाल में होता है। कहाँ पर होता है? वेस्ट बंगाल में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द जीनस ओराइजा इंक्लूड्स, यानी धान के अंतर्गत लगभग कितने वंश पाए जाते हैं? जीनस स्पीसीज, जीनस मतलब हमारा क्या होता है? वंश होता है, स्पीसीज मतलब जात। यानी जीनस ओराइजा के मतलब ओराइजा के अंतर्गत लगभग कितने वंश पाए जाते हैं? तो पहला इस वंश के अंतर्गत लगभग कितने आती है? हमारी जातियाँ आती है। मतलब ओराइजा जो हमारी होती है, क्या? ओराइजा वंश ओराइजा के अंतर्गत लगभग कितनी जातियां पाई जाती हैं? तो पहला ऑप्शन दिया 14 स्पीसीज, 14 जातियां। दूसरा ऑप्शन दिया 22 स्पीसीज, 22 जातियां। तीसरा ऑप्शन दिया 24 स्पीसीज, 24 जातियां। और चौथा ऑप्शन हमारा दिया 30 स्पीसीज, मतलब 30 जातियां। तो ओराइजा वंश ओराइजा के अंतर्गत लगभग कितनी जातियां पाई? तो 24 जातियां पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 24 जातियां पाई जाती है। लेकिन जो कल्टीवेटर मतलब केवल खेती किया जाता है अगर देखा जाता है तो ओनली 2 स्पीसीज, मतलब केवल 2 जातियों की खेती की जाती है। और कौन कौन सी? नंबर 1 ओराइजा, क्या हो जाएगा? ओराइजा सटाइवा हो जाएगा जिसकी खेती। दूसरा हो जाता है ओराइजा गलीबेरिमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओराइजा सटाइवा, ओराइजा गलीबेरिमा। ओराइजा गलीबेरिमा की जो खेती की जाती है वो अफ्रीका में की जाती है। कहाँ पर की जाती है? अफ्रीका में की जाती है। तो ये ध्यान रखना, टोटल कुल 24 जातियाँ पाई जाती है, लेकिन तो खेती कितने की जाती है? केवल 2 जातियों की खेती की जाती है, ओराइजा सटाइवा, ओराइजा गलीबेरिमा। तो ओराइजा सटाइवा ये हमारे एशिया के अंदर, जबकि और हमारी जो होती है ये सब जो जातियाँ होती है वो हमारा ओराइजा गलीबेरिमा जो होते हैं हमारे किसके अंतर्गत? ये अफ्रीका में उगाई जाती है। तो अगर पूछ लेता है राइस की मतलब टोटल कितनी जातियाँ पाई जाती है? 24, जिसमें केवल खेती की जाती है तो 2 जातियों की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, द वैरायटी व्हिच बिलोंग टू स्पीसीज ओराइजा गलीबेरिमा आर फाउंड इन, यानी जो वैरायटी या प्रजाति होती है वो जो संबंधित मतलब जाति होती है ओराइजा गलीबेरिमा आर फाउंड, ओराइजा गलीबेरिमा के अंतर्गत जो भी जातियाँ होती है वो किस में पाई जाती है या किस जाति से संबंधित होती हैं या कहाँ पर उसकी खेती की जाती है? तो पहला ऑप्शन दिया यूरोप, दूसरा ऑप्शन दिया एशिया, तीसरा ऑप्शन दिया अमेरिका और चौथा ऑप्शन दिया अफ्रीका। तो अभी हमने आप सबको पहले ही बता दिया था कि ओराइजा गलीबेरिमा एक जो जाति होती है उसकी खेती जो कहाँ पर की जाती है? अफ्रीका में की जाती है। कहाँ पर की जाती है? अफ्रीका में की जाती है। तो द वैरायटी व्हिच बिलोंग टू स्पीसीज, ये हमारी जो वैरायटी या प्रजाति होती है ये संबंधित होता है, मतलब जाति का जो जातियाँ होती है ओराइजा गलीबेरिमा या किससे संबंधित होती तो अफ्रीका में, इसकी खेती जो की जाती है वो अफ्रीका में की जाती है। तो ओराइजा गलीबेरिमा जो हमारे स्पीसीज या जाति होती है इसकी खेती अफ्रीका में की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द राइस वैरायटी ग्रोन इन इंडिया बिलोंग, यानी भारत में धान की कौन सी वैरायटी उगाई जाती है? द राइस वैरायटी यानी धान की प्रजाति ग्रो मतलब उगाई जाती है, इन इंडिया जो संबंधित होता है, यानी धान में जो वैरायटी उगाई जाती है उसका संबंध किससे है? तो पहला दिया इंडिका, दूसरा ऑप्शन दिया जापोनिका, तीसरा ऑप्शन दिया जवानिका और चौथा ऑप्शन दिया एशियाटिक। तो भारत में जो धान की खेती की जाती है वो इंडिका, क्या हो जाएगा? इंडिका धान की खेती की जाती है। तो ये जापोनिका जापान में और जवानिका जो होता है ये हमारा इंडोनेशिया में इसकी खेती की जाती है। कहाँ पर की जाती है? इंडोनेशिया में इसकी खेती की जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, राइस ग्रोन इन इंडोनेशिया बिलोंग टू, यानी जो इंडोनेशिया में धान की जो जाति उगाई जाती है वो कौन सी है? तो पहला ऑप्शन दिया ओराइजा गलीबेरिमा, ये अफ्रीका में उगाई जाती है। दूसरा ऑप्शन दिया ओराइजा सटाइवा यानी वैरायटी इंडिका, तो ओराइजा सटाइवा वैरायटी इंडिका या इंडिया में उगाई जाती है। उसका ओराइजा सटाइवा वैरायटी जापोनिका, इसकी खेती जापान में की जाती है। और ओराइजा सटाइवा वैरायटी जवानिका, इसकी खेती जो की जाती है वो इंडोनेशिया में की जाती है। कहाँ पर की जाती है? इंडोनेशिया में की जाती है। तो अगर पूछ लेता ओराइजा गलीबेरिमा या अफ्रीका में
ओराइजा सटाइवा इंडिका या इंडिया में, ओराइजा सटाइवा वैरायटी जापोनिका या जापान में, ओराइजा सटाइवा वैरायटी जवानिका, इसकी खेती जो की जाती है वो इंडोनेशिया में की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है, नॉन ट्रेडिशनल एरिया ऑफ राइस कल्टीवेशन इंक्लूड। नॉन ट्रेडिशनल मतलब गैर परंपरागत, क्या गैर परंपरागत या बहुत कम मात्रा या बहुत कम क्षेत्रफल में जो खेती की जाती है धान की इन इंडिया, मतलब बहुत कम मात्रा या गैर परंपरागत रूप से धान की खेती कहाँ पर की जाती है जो संबंधित होता है, ये इसमें सम्मिलित होता है। तो पहला ऑप्शन दिया पंजाब हरियाणा, दूसरा ऑप्शन दिया उत्तर प्रदेश एंड बिहार, तीसरा ऑप्शन दिया पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, चौथा ऑप्शन दिया तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। मतलब जो बहुत कम मात्रा में धान की खेती की जाती है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो पंजाब तथा हरियाणा हो जाएगा। क्या हो जाए, पंजाब तथा हरियाणा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा पहला ऑप्शन मतलब बहुत कम मात्रा में, और पंजाब तथा हरियाणा में जो सबसे अधिक खेती की जाती है वो गेहूं की जाती है। किसकी की जाती है, व्हीट यानी गेहूं की जाती है। तो हमारा ट्रेडिशनल, लेकिन तो यार नॉन ट्रेडिशनल मतलब गैर परंपरागत रूप से धान की खेती पंजाब तथा हरियाणा में की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा पहला ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 10, द राइस इन्फ्लोरेसेंस इज नोन है, धान के पुष्पक्रम को कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया पेनिकल, दूसरा ऑप्शन दिया स्पाइकलेट, तीसरा ऑप्शन दिया ईयर और चौथा ऑप्शन दिया सिल्कुआ। तो धान के पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है, पेनिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेनिकल कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिह्यूलेड राइस ग्रेन इज नोन एज, यानी जो राइस में हमारा जो दाना होता है और भूसी जो मिलकर बना होता है डिह्यूलेड, और यह किस राइस के दाने को कहा जाता है। तो किस राइस के दाने को कहा जाता है, व्हाइट राइस, ब्राउन राइस, रेड राइस और ग्रे राइस। तो ये हमारी डिह्यूलेड राइस ग्रेन इज नोन, डिह्यूलेड राइस की जो दाना होता है उससे जाना जाता है ब्राउन राइस होता है। क्या होता है, ब्राउन राइस के दाने को हम डिह्यूलेड राइस के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12, राइस क्रॉप नीड्स, यानी धान की फसल की आवश्यकता होती है। राइस क्रॉप नीड्स मतलब धान की फसल की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन दिया वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, वार्म मतलब गर्म और ठंडे जलवायु। दूसरा ऑप्शन दिया हॉट एंड ह्यूमिड, ये भी हमारा रहेगा गर्म, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तीसरा ऑप्शन दिया ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट और चौथा ऑप्शन दिया कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 12 का ऑप्शन सही वो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी राइस क्रॉप की फसल के लिए आवश्यकता होती है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13, फॉर रिपनिंग ऑफ राइस टेम्परेचर शुड लाइक बिटवीन, यानी जो धान के पकते समय उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, किसके बीच में होना चाहिए। फार रिपनिंग मतलब पकते समय जो दाना होता है उसके मैच्योर होते समय इसके कितने बीच में टेम्परेचर होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन दिया 21 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा ऑप्शन दिया 26 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा ऑप्शन दिया 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और चौथा ऑप्शन दिया 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी तो जो हमारा राइस होता है उसके रिपनिंग यानी पकते समय जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। जबकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के समय अगर पूछ लेता राइस की फसल के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए तो उसके लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। लेकिन तो धाना का रिपनिंग उसके जो ग्रेन होता है उसको मैच्योर होते समय जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फोटो पीरियोडिकली राइस इज ए टाइप ऑफ प्लांट, प्रकाश की अवधि के अनुसार। फोटो पीरियोडिकली मतलब प्रकाश की अवधि के अनुसार जो होता, अगर प्रकाश की अवधि अनुसार अगर देखा जाए तो राइस किस प्रकार का यानी धान जो होता है किस प्रकार का फसल या किस प्रकार का पौधा है। तो पहला है लॉन्ग डे प्लांट, दूसरा शॉर्ट डे प्लांट, तीसरा डे न्यूट्रल प्लांट और चौथा दिया इंटरमीडिएट। यानी एक लंबे दिनों वाली है या छोटे दिनों वाली है या दिवस निष्प्रभावी, जिसे बोला जाता है उदासीन। मतलब इसका जो सनलाइट में अगर देखा जाए तो ये शॉर्ट डे, लॉन्ग डे या डे न्यूट्रल या इंटरमीडिएट मतलब मध्यम आकार का। तो जो हमारी राइस या क्रॉप या फसल होती है शॉर्ट डे प्लांट होती है। क्या होती है, शॉर्ट डे प्लांट होता है। मतलब इसका कहने का यही मतलब है जब इसमें फूल आते हैं फ्लावरिंग के समय दिन क्या होता है, छोटा होता है। अगर हमारी कोई भी क्रॉप या फसल अगर फ्लावरिंग उस समय आ रहा है, फ्लावरिंग हो रहा है या फूल निकल रहे हैं और फ्रूटिंग हो रही है उस समय अगर दिन छोटा है तो शॉर्ट डे प्लांट, अगर फ्लावरिंग है और उसमें ग्रेन फार्मेशन हो रहा है उस समय दिन बड़ा है तो वो लॉन्ग डे प्लांट के अंतर्गत आएगा।
तो हमारी जो राइस या क्रॉप या फसल होती है जब उसमें फ्लावरिंग होता है तो ये हमारा क्या होता है, दिन छोटा होता है, और जब दाना उसमें मतलब बनते हैं तो दिन क्या होता है, छोटा होता है। तो ये हमारे इसके अंतर्गत सैटरडे प्लांट के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस सोइंग टाइम ऑफ अस राइस। तो अगर देखा जाए तो राइस हमारे 3 टाइप्स में अस, अमन और बोरो होता है। क्या होता है, अस, अमन और बोरो। तो इसकी हम आप सबको बता दे रहे हैं, लेकिन तो एक ट्रिक हम नेक्स्ट लेक्चर में आप सबको बता देंगे, उसको आप सबको आसानी से याद हो जाए। तो अस धान की हम बुआई देख लेते। पहला ऑप्शन दिया नवंबर से दिसंबर, दूसरा ऑप्शन दिया जून से जुलाई, और तीसरा ऑप्शन दिया मई से जून, और चौथा ऑप्शन दिया मार्च से अप्रैल। तो अस धान की हम बुआई कब करते हैं, तो मई से जून में किया जाता। कब किया जाता, मई से जून में किया जाता। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, दिस सोइंग टाइम ऑफ बोरो या दलुआ राइस इज। यानी बोरो धान को हम दलुआ राइस की या दलुआ धान के नाम से भी जानते हैं। इसकी बुआई का जो उपयुक्त समय क्या होता है, अस, अमन और बोरो। तो पहला ऑप्शन दिया नवंबर से दिसंबर, दूसरा ऑप्शन दिया जून से जुलाई, तीसरा ऑप्शन दिया मई से जून, और चौथा ऑप्शन दिया मार्च से अप्रैल। तो बोरो या दलुआ राइस की बुआई हम जो करते हैं वो नवंबर से दिसंबर में करते हैं। कब किया जाता है, नवंबर से दिसंबर में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17, द ऑप्टिमम पीएच ऑफ सॉइल फॉर राइस कल्टीवेशन वेरियस इन रेंज। मतलब जो उपयुक्त पीएच मान जो धान की खेती के लिए उपयुक्त पीएच मान होना चाहिए सॉइल का, वो किसके किसके बीच में होना चाहिए। तो धान की खेती के लिए जो पीएच अगर देखा जाए तो एसिडिक सॉइल इसके लिए सुटेबल मानी जाती है। तो पहला ऑप्शन दिया 4 से 6, दूसरा ऑप्शन दिया 5 से 6.5, तीसरा ऑप्शन दिया 6 से 7, और चौथा ऑप्शन दिया 7 से 9। ये हमारा पीएच मान है। तो इसमें जो हमारा होना चाहिए धान की खेती के लिए जो इस किसके बीच में पीएच मान होना चाहिए सॉइल या मृदा का, तो 4 से 6 के बीच में होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 4 से 6 के बीच में होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18, IR8 वैरायटी ऑफ राइस इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम। मतलब IR8 जो धान की प्रजाति है, पहले ये क्वेश्चन ये ध्यान रखना कि IR8 जो तक किसकी वैरायटी राइस की है, ये इंडिया में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके द्वारा लाया गया था। तो पहला ऑप्शन है इसमें ताइवान, दूसरा ऑप्शन दिया फिलीपींस, तीसरा ऑप्शन दिया इंडोनेशिया, चौथा ऑप्शन दिया USA। तो IR8 वैरायटी जो भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था, लाया गया था किसके द्वारा, तो ये फिलीपींस के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था, फिलीपींस देश के द्वारा ये लाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी ए ड्वार्फ म्यूटेंट। निम्न में से कौन सी धान की बौनी उत्परिवर्तित प्रजाति है, जिसे बोला जाता है क्या, बौनी उत्परिवर्तित प्रजाति। ड्वार्फ मतलब बौना, म्यूटेंट मतलब उत्परिवर्तित प्रजाति। तो निम्न में से कौन सी हमारी धान की बौनी परिवर्तित प्रजाति है। तो पहला ऑप्शन दिया IR8, दूसरा ऑप्शन दिया जया, तीसरा ऑप्शन दिया पूसा 2, और चौथा ऑप्शन दिया जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जो होती है वो हमारी धान की ड्वार्फ म्यूटेंट वैरायटी या प्रजात हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ड्वार्फ म्यूटेंट वैरायटी या प्रजात हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 का जो हमारा चौथा ऑप्शन सही है। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर हमारा 20, द सीड रेट ऑफ राइस कल्टीवेशन इज ब्रॉडकास्टिंग एंड ड्रिलिंग मेथड। द सीड रेट ऑफ राइस कल्टीवेशन इन ब्रॉडकास्टिंग एंड ड्रिलिंग मेथड रिस्पेक्टिवली शुड बी। मतलब जो हमारी धान की बीज दर होती है, क्या होती है, धान की बीज दर उसकी खेती के लिए ब्रॉडकास्टिंग मतलब छिड़काव से, और ड्रिलिंग मेथड से अगर धान की बीज दर हमारी कितनी होती है। तो पहला ऑप्शन दिया, इसमें हम दोनों के हिसाब से ब्रॉडकास्टिंग एंड ड्रिलिंग मेथड से जिस हिसाब से इसमें पूछा गया उस हिसाब से हमें सीड रेट देखेंगे। तो पहला ऑप्शन दिया 80 से 80 ब्रॉडकास्टिंग में 100 किलोग्राम और ड्रिलिंग से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। दूसरा ऑप्शन आ जाता है ब्रॉडकास्टिंग में 60 किलोग्राम और ड्रिलिंग में 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तीसरा ऑप्शन दिया है ब्रॉडकास्टिंग से 45 किलोग्राम और ड्रिलिंग से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और चौथा ऑप्शन दिया ब्रॉडकास्टिंग में हमारा 100 किलोग्राम और ड्रिलिंग मेथड से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसमें जो हमारा ब्रॉडकास्टिंग और ड्रिलिंग मेथड से जो हमारी जो धान की बीज दर होती है, तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर अगर देखा जाए तो हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग कर लेना 100
और 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी ब्रॉडकास्टिंग से 100 किलोग्राम और ड्रिलिंग मेथड से अगर देखा जाएगा तो 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन आगे पीछे हो गया, अगर देखा जाएगा तो वो पहला ऑप्शन हम सही मानेंगे, जहाँ पर 80 लिखा है इसको 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से कल, यानी ब्रॉडकास्टिंग मतलब छिड़काव विधि से अगर हम धान की बुआई करते हैं तो 100 किलोग्राम लगेगा, और अगर ड्रिलिंग मेथड से धान की बुआई करते हैं तो 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये सर कांता ऑब्जेक्टिव से और बाकी निमराज सुंडा के जो ऑब्जेक्टिव बुक है उससे भी आप सबको हम काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन उपलब्ध करा रहे हैं। तो आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको ये लेक्चर कैसा लगा है। क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 21। फॉर ट्रांसप्लांटिंग 1 हेक्टेयर एरिया ऑफ राइस हाउ मच एरिया इज सफिशिएंट फॉर नर्सरी राइजिंग। मतलब 1 हेक्टेयर अगर हमें फॉर ट्रांसप्लांटिंग ऑफ 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर अगर हमें धान की रोपाई करना है तो कितने एरिया में हम धान की नर्सरी डालेंगे कि सफिशिएंट हो जाएगा। मतलब कितने एरिया में 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए हम कितने एरिया में धान की नर्सरी डालते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया 100 मीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन दिया 500 मीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन दिया 1000 मीटर स्क्वायर और चौथा ऑप्शन दिया 1500 मीटर स्क्वायर। तो अगर 1 हेक्टेयर धान की रोपाई करना तो कितने एरिया में हम धान की नर्सरी डालते हैं, तो 1000 मीटर स्क्वायर हो जाए, 1000 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए कितने एरिया में हम धान की नर्सरी डालते हैं, तो 1000 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। डेपोंग मेथड ऑफ राइजिंग नर्सरी ऑफ राइस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम। यानी जो डेपोंग मेथड है, जो धान की नर्सरी डेपोंग में से जो धान की नर्सरी तैयार की जाती है, वो भारत में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, भारत में किसके द्वारा लाया गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डेपोंग विधि से आप सब सुने होंगे कि डेपोंग विधि से जो धान की नर्सरी तैयार की जाती है वो 11 से 14 दिन में तैयार हो जाती है, इसकी बीज दर काफ़ी कम लगती है। तो ये डेपोंग मेथड जो होता है भारत में किस देश के द्वारा खोजा गया था या लाया गया था, तो ये फिलीपींस के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा, फिलीपींस के द्वारा लाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा चौथा ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ए बेट मेथड ऑफ नर्सरी राइजिंग ऑफ राइस, यानी जो हमारी बेट मतलब गीली, पहले आप सब देखे होंगे कि पानी हम भरते तो उसके बाद पानी के बाद उसके बाद हम निकाय गुड़ाई करके फिर पानी भर के फिर पाटा लगा के फिर ऊपर से नर्सरी की बुआई कर देते हैं। तो बेट मेथड ऑफ नर्सरी राइजिंग ऑफ राइस मतलब बेट मेथड से जो या गीली मेथड से जो हम धान की नर्सरी को स्थापित करते हैं, तो सीडिंग वुड बी रेडी, तो सीडिंग वुड बी रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग एट एन एज। मतलब अगर हम बेट मेथड से या गीली मेथड से जो धान की नर्सरी तैयार करते हैं, वो बीज की बुआई के कितने दिन बाद वो ट्रांसप्लांटिंग या रोपाई करने योग्य हो जाता है, या कितने एज पर रोपाई करने योग्य हो जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया 14 दिन, दूसरा ऑप्शन दिया 15 से 20 दिन, तीसरा ऑप्शन दिया 20 से 25 दिन और चौथा ऑप्शन दिया 25 से 30 दिन। तो नॉर्मल रूप से अगर देखा जाए, जो हमारी बेट मेथड से अगर हम धान की नर्सरी डालते हैं तो वो नर्सरी के कितने दिन डालने के कितने दिन बाद ट्रांसप्लांटिंग योग करनी हो, तो वो हमारा 21 से 25 दिन या 20 से 25 दिन हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24 हम देखते हैं। इन राइस डेपोक सीडलिंग वुड बी रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग। अब देखिए वो क्वेश्चन जो हमने बताया था कि धान की डेपोक बीज से जो हम नर्सरी डालते हैं वो कितने दिनों में रोपाई ट्रांसप्लांटिंग या रोपाई करने योग्य हो जाती। इन राइस मतलब धान में डेपोक सीडलिंग जो डेपोक बीज से बीज सैया तैयार करते हैं, वुड बी रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग, और कितने दिनों में रोपाई करने योग्य हो जाती है। तो पहला ऑप्शन दिया 11 से 14, दूसरा ऑप्शन दिया 14 से 17, तीसरा ऑप्शन दिया 17 से 20, चौथा ऑप्शन दिया 20 से 23। तो डेपोक बीज से जो हम धान की नर्सरी डालते हैं वो 11 से 14 दिन में ट्रांसप्लांटिंग करने योग्य हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा पहला ऑप्शन। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25। प्रोपेनल या स्टेम एफ 34 हर्बिसाइड शुड बी अप्लाइड इन राइस आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि राइस जो हमारी राइस की फसल होती है उसमें हम हर्बिसाइड मतलब जो खरपतवार को मारने के लिए किसका प्रयोग करते, किस दवा का, तो प्रोपेनल या स्टेम एफ 34 का प्रयोग किया। ये पहला क्वेश्चन बन गया। अब ये धान की रोपाई के कितने दिन बाद प्रयोग करते हैं,
तो इसमें यही पूछा गया कि प्रोपेनल स्टेम एफ 34 जो होते हम धान की फसल में हर्बिसाइड के रूप में प्रयोग करते, तो ये रोपाई के आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, मतलब रोपाई के कितने दिन बाद इसका हम प्रयोग करते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया 2 से 4 दिन बाद, दूसरा ऑप्शन दिया 6 से 8, तीसरा ऑप्शन दिया 10 से 14 और चौथा ऑप्शन दिया हमारा 2 वीक। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो जो हमारी धान की रोपाई की करने के कितने दिन बाद हम इसकी यानी रोपाई करने के कितने दिन बाद इस हम दवा का प्रयोग करते हैं, तो DAT भी कर लेना, डेट ऑफ ट्रांसप्लांटिंग भी हो जाएगा। तो 6 से 8 दिन बाद, अगर देखिए होगा अगर 6 से 8 दिन बाद हम लगभग 6 से 8 दिन के अंदर अगर हम धान की रोपाई करने के 6 से 8 दिन के अंदर हम इसका प्रयोग करते थे तो खरपतवार को ये किल कर देता। अगर 6 से 8 दिन नहीं दिया तो हमारा 3 से 4 दिन भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप सबको लेक्चर कैसा लगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।